हाँ, तो आज हम जो है पर परागण में एयर पॉलिनेशन, वायु परागण की बात करेंगे। तो देखिए हम वायु परागण देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन या पर पॉलिनेशन, पर परागण होता क्यों है। हमने उस दिन आपको बता दिया था कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो स्वपरागण के योग्य नहीं होती, स्वपरागण जिनमें संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए तब पौधे को एक दूसरा विकल्प चयन करना होता है, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण का। अब पर परागण की आजकल बहुत सी विधियां चलती हैं, जैसे वायु परागण है, कीट परागण है, जल परागण है, आजकल तो घोंघा परागण, चींटी परागिता, बहुत से परागण, मक्खी परागण, तमाम परागण की विधियां निकालते चले गए हैं, चलता चला जाता है। तो ये सब पर परागण पौधा इसलिए अपनाता है कि भाई पुष्प एक लिंगी होंगे। अब एक लिंगी हैं तो मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, तो वहाँ पर स्वपरागण की संभावना कम हो जाती है। मैंने आपको बताया था पुष्प द्विलिंगी है तो भी स्वपरागण नहीं हो रहा है, क्योंकि या तो पूर्व पुंपक्वता है या पूर्व स्त्री पक्वता है, या पुष्प अनुन्मिल्य टाइप के हैं, या पुंकेसर अगर स्त्री केसर से ऊंचाई पर हैं तो वो अंतर्मुखी न होकर के बहिर्मुखी यानी बाहर की ओर लटके हैं। तो ये कुछ परिस्थितियाँ हो जाती हैं जिसके लिए पौधे को विवश होना पड़ता है पर परागण के लिए। अब उस पर परागण में आज हम पहला पर परागण आपको डिस्कस कर रहे हैं, एयर पॉलिनेशन या वायु परागण। आप इसको एनिमोफिली भी कहते हैं, आप इसको एनिमोफिली कहते हैं, एनिमोफिली या वायु परागण। तो देखिए वायु परागण करने वाले पुष्पों की कुछ विशेषता होती है। पहली बात, नर पुष्प और मादा पुष्प अलग है। जैसे मक्के को देख लो, नर पुष्प सबसे टॉप पर ऊंचाई पर होता है। व्यवस्थित ऐसे होगा कि पुंकेसर से परागकण जब परागधानी से गिरेंगे तो नीचे यहाँ पर ये पहुँचेंगे, वहाँ पर ये पहुँचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे नर पुष्प अलग है, मादा पुष्प अलग है। नर पुष्प अक्सर ऊंचाई पर होता है, मादा पुष्प उसके नीचे होता है। फिलामेंट पतले होते हैं, लंबे होते हैं। पराग कोषों में पराग कणों की संख्या बहुत अधिक होती है और वो बहुत हल्के होते हैं, बहुत अधिक होती है, बहुत हल्के होते हैं, जिससे वो आसानी से वायु द्वारा दूर तक उड़ाकर ले जाए जा सके। कुछ उसी पौधे के स्त्री केसर पर वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे, कुछ इधर उधर। तमाम परागकण तो वायु परागण की क्रिया में तमाम परागकण तो जमीन पर इधर उधर नष्ट हो जाते हैं, कुछ ही का परागण संभव हो पाता है, इसलिए इनकी संख्या बहुतायत होती है। अब आप समझ लो कि मक्के के एक पराग पुष्प में, नर पुष्प में परागकणों की संख्या 15 करोड़ के आसपास होती है, करोड़ों होती है। परागण कितने का होता है? बहुत नॉमिनल होता है। हल्के इतने होते हैं कि वायु द्वारा ये बहुत दूर तक उड़ा के ले जाए जा सकते हैं। अगल बगल के सारे खेतों में या बहुत दूर तक के खेतों में जहाँ भी गिरेंगे, अगर उसी जात के पौधे पर गिरे तो परागण वहाँ पर संभव कर देंगे। इनके पुष्प में वाह्य दल और दल या तो होते ही नहीं हैं, अगर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। वाह्य दल और दल या तो होंगे नहीं, अगर होंगे भी तो बहुत छोटे होते हैं, है ना। वाह्य दल मीन्स कैलिक्स और दल मीन्स करोला, है ना। आइदर ऑप्शन, या तो ये होंगे नहीं, आइदर ऑप्शन आर वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, या तो होंगे नहीं और अगर होंगे भी तो बहुत छोटे होते हैं। और दूसरी बात, सबसे विशेष बात ये है कि इनके पुष्पों में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, अक्सर ये रंगहीन होते हैं। पुष्प रंगहीन होंगे, नॉन अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्शन लेस होते हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं होता, जिससे कीट वगैरह या कोई जंतु भी इनके पास जल्दी आसानी से जाता नहीं। नर पुष्प की बात तो ये हो गई। मादा पुष्प भी, मादा पुष्प का जो वर्तिकाग्र स्टिग्मा होता है जिस पर परागकण जाते हैं,
वो लंबे लंबे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और थोड़े चिपचिपे स्टिकी होंगे। जैसे मक्के में देख लो, मक्के का जो खूहा होता है जिससे भुट्टा आप बाद में खाते हो, जिसमें दाने बढ़ जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो परागण होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब उस पर परागण गिरते हैं तो तमाम रेशेदार सूत्रवत रचनाएं निकली रहती है, भीगी भीगी गीली सी चिपचिपी रहती है, परागण उन्हीं से चिपक कर अंदर होते चले जाते हैं। मक्के का जो भुट्टा होता है वो इन्वॉल्कर यानी पत्रकों के बीच में होता है, सब पत्रों से कवर रहता है। जब परागण अंदर पहुंच गया तो फिर वो बाहर जाने वाला नहीं है। तो अब ये कहते हैं कि देखें लंबे लंबे वो भी हो गए, वर्तिकाग्र भी, और उनसे परागण होकर के अंदर पहुंच जाते हैं और परागण क्रिया हो जाती है। अक्सर परागण शुष्क होते हैं, सूखे होते हैं और बहुत हल्के होंगे, संख्या में बहुत ज़्यादा होंगे। ये इनकी कुछ विशेषताएं हो जाती हैं नर परागण करने वाले पौधों का, है ना। पुष्प से बाहर निकला रहेगा, है ना। तो ये होता है पर परागण करने वाले पौधों की विशेषताएं। क्या विशेषता? पुष्प एक लिंगी होगा, नर पुष्प एक ही पौधे पर हो, लेकिन द्विलिंगी नहीं होगा, एक लिंगी होगा अधिकतर। तो या हो सकता है पौधा ही एक लिंगी हो, एक ही प्रकार के पुष्प को धारण करता हो, नर पुष्प अलग हो। मक्के का पौधा तो दोनों लैंगिक अंगों को धारण करता है, लेकिन अलग अलग, ऊपर नर पुष्प होते हैं और नीचे मादा पुष्प होते हैं, एक लिंगी। पुतंत, नर पुष्प के पुतंत लंबे होंगे, परागधानियों में परागकणों की संख्या बहुत अधिक होगी, हल्के होंगे, शुष्क होंगे और इतने हल्के होंगे कि वायु के एक हल्के से झोंके द्वारा भी ये बहुत दूर तक ले जाए जा सकते हैं। संख्या में बहुत अधिक होने का मतलब है कि बहुत से परागकण नष्ट हो जाते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं, कुछ ही का परागण संभव हो पाता है। पुष्प में वायुदल या दल या तो होते ही नहीं हैं, अगर होते भी हैं तो वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और पुष्पों का कोई कलर नहीं होता। आप कह सकते हैं कि पुष्प रंगहीन होते हैं, नॉन अट्रैक्टिव होते हैं, किसी कीट या किसी जंतु को ये अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता नहीं रखते। नो अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन इनके पुष्पों में नहीं होता। मादा पुष्प का वर्तिकाग्र भी लंबा होता है, पुष्प से बाहर निकला रहता है। मक्के का मैंने आपको उदाहरण देके बता दिया है। इसी तरह टाइफा है, आक है, हेजल है, इनके वर्तिकाग्र लंबे होते हैं, बाहर निकले रहते हैं। उन्हीं के सहारे जो है परागकण जो हैं अंदर पहुंच पाते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हो जाती हैं वायु परागण करने वाले पुष्पों। थैंक यू।